नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारस। आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और लाइक किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी वजह से आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। अब मैं आज जिस योग की बात कर रहा हूं वह श्रेष्ठ राजयोग है, सर्वश्रेष्ठ राजयोग। और वह राजयोग बनता है केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति से। इसकी बीच बीच में चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज मैं जितने संभावित कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पूरे की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं दोहरा दूं कि केंद्र क्या होता है और त्रिकोण क्या होता है। केंद्र होता है लग्न, मतलब पहला भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और दसम भाव। त्रिकोण होता है लग्न, पंचम भाव और नवम भाव। तो इन केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति से जो राजयोग बनता है उसे केंद्र त्रिकोण युति से बनने वाला राजयोग या केंद्रेश त्रिकोणेश राजयोग कहते हैं। अब कितने तरीके के कॉम्बिनेशन संभावित है, कितने तरीके के योग संभावित हैं। अगर लग्न लेते हैं तो पहला बनेगा लग्नेश और चतुर्थेश से, दूसरा हो जाएगा लग्नेश और पंचमेश से, फिर लग्नेश और सप्तमेश से, लग्नेश और नवमेश से, और उसके बाद लग्नेश से और दसमेश से। ये 5 हो गए। फिर चतुर्थेश से देखते हैं, चतुर्थेश और पंचमेश, चतुर्थेश और नवमेश। एक मैंने केंद्र लिया है चतुर्थ भाव और उसकी युति हो गई पंचम भाव के स्वामी से। उसी तरीके से चतुर्थ भाव के स्वामी से युति हो गई नवम भाव के स्वामी से। तो ये राजयोग हो गए। फिर पंचम भाव लेते हैं, पंचमेश, नवमेश और पंचमेश, दसमेश। उसके बाद सप्तम भाव लेते हैं, सप्तमेश और नवमेश, और उसके बाद फिर आखिरी बचता है नवमेश और दसमेश। ये कुल मिला के 11 कॉम्बिनेशन केंद्र त्रिकोण युतियों के संभव है। अब ये फल क्या देते हैं? ये राजयोग एक तरह से जीवन भर कुछ ना कुछ फल देते रहते हैं, लेकिन विशेष करके इनका फल मिलता है इनके स्वामियों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। और ये देते क्या है? मान, सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति। मान, सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति, विख्यात बनाते हैं आदमी को। सम्मान देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। और एक और भी बात है, इनका धन से कोई विशेष संबंध नहीं होता। ऐसा आवश्यक नहीं है कि इन योगों से बना हुआ व्यक्ति धनी भी हो। धनी तभी होगा जब इसमें 11वें भाव या दूसरे भाव का स्वामी भी शामिल हो। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती है। उनके लग्न में लग्नेश और नवमेश की सप्तमेश के साथ युति से राजयोग बना था। अब इसमें सप्तमेश द्वितीय भाव का भी स्वामी है। इस तरह से एक धन योग हो गया, लेकिन यह धन योग यह बताता है कि धन कितना होगा व्यक्ति के पास, उसकी आय कितनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि आय वाले भाव की स्वामी की स्थिति देखना। महात्मा गांधी की कुंडली में आय वाले भाव का स्वामी व्यय वाले भाव में चला गया था, जिसका मतलब हुआ आय और व्यय बराबर हो गई, या आप कहिए कि शून्य हो गया।
अब फिर धन कहां से उनके पास आता था? उनके द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है, जो जनता का, प्रजा का कारक है। अनेक बार गांधी जी ने अपने आंदोलन के लिए आम आदमी से, जनता से चंदा लिया था और जितना उन्होंने चाहा था उतना उन्हें मिला था। तो मेरे कहने का मतलब कि व्यक्ति की आय अच्छी हो या ना हो, उससे मतलब नहीं होता। ये राजयोग मान सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति देने वाले योग हैं। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री का भी उदाहरण है। गरीब परिवार में पैदा हुए, प्रधानमंत्री बने, फिर भी उनके पास कोई बहुत पैसा नहीं था, कोई बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे। विनोबा भावे का उदाहरण लिया जा सकता है, जयप्रकाश नारायण थे। इसी तरह से अनेकों लोगों का उदाहरण, जैसे आजकल कुछ लोग ईमानदारी से एनजीओ चलाते हैं, कम हैं लेकिन फिर भी कुछ हैं, उनके पास बहुत पैसा नहीं होता और जो होता है वह एनजीओ चलाने में ही चला जाता है, लेकिन उन्हें समाज का एक वर्ग प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है। तो ये राजयोग इसी तरीके के हैं। धन योगों के बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। इतना ये हो गया। अब इसको मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं। एक कुंडली में लेता हूं जो मेष लग्न की है। इसमें मंगल मेष का स्वामी है, इसलिए पहले भाव में लिखा गया है। चंद्रमा चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव में इसलिए लिखा गया है जिससे समझ में आ जाए। मेष का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ, ये भी कह सकते हैं। चतुर्थेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है। सप्तमेश शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है। नवमेश गुरु नवम भाव में बैठा हुआ है और दसमेश शनि दसम भाव में बैठा हुआ है। अब इसमें केंद्र स्वामी कौन कौन से हो गए? मंगल, चंद्र, शुक्र और शनि। और त्रिकोण स्वामी कौन से हो गए? मंगल, सूर्य और गुरु। मंगल केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, क्योंकि यह लग्नेश है। अब युति कैसे बन सकती है? पहली युति बन सकती है लग्नेश और चतुर्थेश की, मतलब चंद्र और मंगल के बीच बनने वाली युति। अब यह कितने तरीके से बन सकती है? पहला यह है कि चंद्रमा और मंगल, चंद्र और मंगल एक साथ किसी भाव में बैठे हों। जैसे चंद्रमा यहां पे आ जाए, मंगल यहां पर आ जाए, या चंद्रमा और मंगल किसी और भाव में साथ साथ बैठे हों। पहला तरीका यह। दूसरा तरीका यह है कि चंद्र और मंगल के बीच दृष्टि संबंध हो। और तीसरा तरीका यह है कि चंद्र और मंगल आपस में राशि परिवर्तन योग बनाएं। जैसे मंगल चंद्रमा की राशि में आ जाए और चंद्रमा मंगल की राशि में आ जाए। इस तरीके से ये जो 11 योग हैं वह कितने हो जाएंगे? 33। एक एक योग 3 तरीके से बन सकता है। पहला क्या है? योग बनाने वाले ग्रह एक साथ किसी भाव में बैठे हों। दूसरा यह है कि उनके बीच दृष्टि संबंध हो। और तीसरा यह है कि उनके बीच राशि परिवर्तन हो। यह दृष्टि संबंध एक दिशीय भी हो सकता है और द्विदिशीय भी हो सकता है। जैसे गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल पर है, लेकिन मंगल की कोई दृष्टि गुरु पर नहीं है, तो यह एक दिशीय दृष्टि कहलाती है। अगर मंगल और शुक्र की युति की बारे में बात करें तो मंगल की शुक्र पर दृष्टि है और शुक्र की मंगल पर दृष्टि है, तो यह द्विदिशीय दृष्टि है। तो किसी भी तरीके की दृष्टि हो वह जो है राजयोग बनेगा, लेकिन द्विदिशीय दृष्टि ज्यादा अच्छी दृष्टि मानी जाती है। तो ये जो 11 योग हैं 3 तरीके से बन सकते हैं। एक एक योग 3 तरीके से बन सकता है। इस तरीके से 33
कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि संबंध अगर 3 तरीके से बन रहे हैं तो उसमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो वो जैसा पहले बताया जा चुका है, राशि परिवर्तन से बना हुआ योग ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद दृष्टि परिवर्तन से बना हुआ योग होगा। और अगर ग्रह एक साथ बैठकर योग बना रहे हैं तो वह इन दोनों से कम बलशाली योग होगा। योग तीनों होंगे, लेकिन राशि परिवर्तन से अगर केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है तो वह सबसे शक्तिशाली होगा। उसके बाद केंद्रेश और त्रिकोणेश के बीच दृष्टि संबंध से बनने वाला योग राशि परिवर्तन से थोड़ा सा कम शक्तिशाली होगा। और उसके बाद अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश कहीं बैठे हुए हैं तो उनकी युति से बनने वाला योग इन दोनों से कम शक्तिशाली होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई, देखिए 3 तरीके से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि फल कैसा मिलेगा। पहला तो ग्रह अच्छे फल देने वाले हों। अब ये तो राजयोग देने वाले हों तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा तरीका यह है कि योग अच्छे स्थानों में बने। अब अच्छे स्थान कौन से होते हैं? केंद्र या त्रिकोण। और तीसरा यह है कि योग बनाने वाले ग्रह बलशाली हो। 3 मुख्य तरीके के हैं। और यह भी है चौथा तरीका, यह भी आप कह सकते हैं कि योग बनाने वाले ग्रह अच्छे नक्षत्रों में हो। योग बनाने वाले ग्रह अच्छे नक्षत्रों में हो, उसको भी मैं काउंट कर लेता हूं। तो पहली शर्त तो अपने आप ही पूरी हो रही है कि यह राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं, इसलिए पहली शर्त फुलफिल हो गई। अब यह ग्रह जैसे चंद्र और मंगल मान लीजिए छठे भाव में बैठ जाए तब उतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा जितना केंद्र और त्रिकोण में बैठने पर देगा। इसका मतलब है अगर योग 6, 8 और 12 में बन रहा है तब उतना अच्छा नहीं होगा। उसी तरीके से दूसरे, तीसरे और 12वें भाव, मतलब कह सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण ये 6 भाव, इनमें बनने वाला योग ज्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू दूसरा, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 11वें को भी मैं इसमें ले रहा हूं। यहां धन योग तो बनेगा, धन योग यहां भी बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाव कुछ कमजोर पड़ते हैं, काफी कमजोर पड़ते हैं केंद्र और त्रिकोण की तुलना में, केंद्र और त्रिकोण से संबंधित भावों की तुलना में। तो ये बात आपने समझ ली कि अगर ये योग छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में बन रहे हैं तो कम अच्छा फल देंगे। अब ग्रहों के बल पर बात करते हैं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए यहां पर चंद्रमा नहीं है, यहां पर शनि नहीं है और मंगल यहां बैठ गया, गुरु यहां बैठ गया। यहां मंगल बैठा है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है। यहां गुरु बैठा है, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है। मंगल कर्क राशि में आकर नीच का हो जाएगा, उसी तरह से गुरु मकर राशि में आकर नीच का हो जाएगा। तो यह 2 नीच ग्रहों के बीच बनने वाला राजयोग होगा तब भी राजयोग अच्छे फल देगा। भले ही ये नीच के हो गए हैं लेकिन अच्छे फल देगा, चाहे इनका नीच भाग हुआ हो या ना हुआ हो, यह अच्छे फल ही देगा। लेकिन एक दूसरी स्थिति कल्पना आप कीजिए, गुरु अकेला बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, उच्च का हो गया, कर्क राशि में उच्च का होता है गुरु, और
मंगल बैठा हुआ है दसम भाव में, तो एक तो यह दिग्बली हो गया, दूसरा शनि की राशि मकान में उच्च का हो गया। तो दिग्बली मंगल और उच्च का भी है ऐसा मंगल जब उच्च के गुरु के उच्च राशि में बैठे हुए, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा तो जो फल देगा वह पहले उदाहरण मतलब नीच के मंगल और गुरु के मंगल की तुलना में बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से अगर चंद्रमा यहां पहुंच गया, वृश्चिक में नीच का हो गया और मंगल यहां आ गया, तो दृष्टि संबंध तो हुआ, लेकिन नीच का चंद्रमा अष्टम भाव में, एक तो चंद्रमा अष्टम भाव में वैसे भी अच्छे फल नहीं दे पाता है और नीच का हो गया, तो यह जो योग बनेगा वह उतना अच्छा नहीं होगा। बाकी बातें मैं पहले ही बता चुका हूं। मंगल इस कुंडली का लग्नेश है, चंद्रमा चतुर्थेश है, सूर्य पंचमेश है, शुक्र सप्तमेश है, गुरु नवमेश है, शनि दशमेश है। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग अच्छे फल देगा, भले ही उनमें कुछ दोष हो। अगर कुछ दोष नहीं है तो वह बहुत अच्छे फल देगा। नवम भाव में बन रहा है, दसम भाव में बन रहा है, लग्न में बन रहा है तो बहुत अच्छे फल देगा। यदि इन भाव में बन रहा है और ग्रह बली भी हो रहे हैं तब और अच्छे फल देगा। जैसे इस कुंडली की ही कल्पना करें, गुरु यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठ गया तो गुरु उच्च का हो जाएगा, चंद्रमा स्वराशि में हो जाएगा, बहुत अच्छा योग बनेगा। शनि यहाँ अपनी राशि में है, मंगल भी यहाँ पर आ गया तो मंगल अपनी उच्च राशि में हो गया, शनि अपनी स्वराशि में हो गया। मंगल सूर्य यहाँ पे आ गया, मंगल के साथ मंगल अपनी राशि में है, सूर्य उच्च का हो गया। अगर उसे गुरु का आशीर्वाद मिल गया, नवम भाव से गुरु की दृष्टि भी मिल गई तो और अच्छा हो गया। मतलब ये है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति से बनने वाले राजयोग निर्विवाद रूप से अच्छे योग हैं। यदि योग बनाने वाले ग्रह बलवान हैं तब बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यदि यह अच्छे भाव में बन रहे हैं तब तो फिर कहना ही क्या है। इस तरीके से जिसे मणिकांचन योग कहते हैं, इसे आप उस तरीके से कह सकते हैं। और जहां भी जब कभी भी ये योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। जैसा मैंने नाम लिया एक महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी की तुला लग्न की कुंडली है, साथ यहाँ पे आ गया, मंगल उसके साथ बैठा है और शुक्र साथ में बैठ गया। मंगल और शुक्र के बीच एक योग बना जो केंद्र त्रिकोण योग है, लेकिन यह बदनामी देने वाला भी योग है। कभी महात्मा गांधी की कुंडली पर जब चर्चा करेंगे तब डिटेल में उनकी कुंडली के मंगल शुक्र शुक्र मंगल योग की बात करेंगे। लेकिन यहाँ राजयोग की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी की कुंडली है, लग्न में तुला राशि है, शुक्र अपनी राशि में, लग्ने शुक्र अपनी राशि में तुला में बैठा है, साथ में सप्तमेश मंगल बैठ गया है और उसके साथ बुध बैठ गया है जो भाग्येश है। बहुत अच्छे भाव में लग्न में बन रहा है योग, उसमें नवमेश शामिल हो रहा है, लग्नेश शामिल हो रहा है और सप्तमेश शामिल हो रहा है। आप सबने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिसका विषय होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कैसा होगा, और वह वीडियो मेरा 100वां या 101वां वीडियो होगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।